अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़े थे कंप्रेशन थेरेपी की क्लिनिकल इंडिकेशन, जिसमें एडिमा वाला जो टॉपिक है इसको हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे कि डीवीटी में किस तरह हेल्पफुल होता है, वेनस स्टेसिस अल्सर में, रेजिडुअल लिम्ब शेपिंग में और कंट्रोल ऑफ द हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग में किस तरह से हेल्प करती है कंप्रेशन थेरेपी। ठीक है, एडिमा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेसिस में इंक्रीज कर देती है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज जाता है तो उसकी वजह से जो है ना एडिमा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि हम डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कंप्रेशन थेरेपी को। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डीवीटी का मतलब होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, क्या होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि उसने पहले ही बताया था कि डीप है तो डीप वेन्स के अंदर जो है ना वो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू इम्पेयर सर्कुलेशन। अगर पेशेंट काफ़ी टाइम के लिए इमोबिलाइज है, ठीक है, या फिर जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स हुई है, स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट काफ़ी इमोबिलाइज है काफ़ी टाइम के लिए, कोई ट्रॉमा वगैरह, उसकी वजह से जो है ना वो डीवीटी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि पुअर सर्कुलेशन की वजह से एक रीज़न है, और दूसरा फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस जो है ना वो इसका एक बहुत मेजर सा रीज़न है। फ्लेबाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स, जो कि हम सबको पता है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इमोबिलाइज पेशेंट्स के अंदर जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग प्रोफाइलेक्टिक एप्लीकेशन करते हैं कंप्रेशन की। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक एप्लीकेशन से क्या मुराद है कि हम लोग ऐसी एप्लीकेशन करते हैं जो कि हेल्प करती है डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम अप्लाई करते हैं कंप्रेशन थेरेपी ताकि जो डीवीटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब जो डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं कंप्रेशन थेरेपी, तो आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि डीवीटी को सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए कंप्रेशन थेरेपी यूज़ हो सकती है। कंप्रेशन थेरेपी हम लोग डीवीटी के केस में अप्लाई नहीं करते। मतलब अगर पेशेंट को डीवीटी है फिर हम कंप्रेशन थेरेपी अप्लाई नहीं करते। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड क्लॉट बना है, ऊपर से आप कंप्रेशन अप्लाई करे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये ब्लड क्लॉट जो है ये हमें पता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। एक तो ये सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से ये जो क्लॉट है ये डिसलॉज हो सकता है, ठीक है, और किसी और जगह पर जाकर उस एरिया को इम्पेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको चूंकि कंप्रेशन है, एक फोर्स लग रही है, प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, उसकी वजह से भी जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू नॉट रेकमेंड यूजिंग कंप्रेशन थेरेपी इन पेशेंट विद डीवीटी। लेकिन प्रोफाइलेक्टिक एप्लीकेशन हम कंप्रेशन की करते हैं ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, पेशेंट पर्टिकुलर पीरियड के लिए इमोबिलाइज है, तो हम लोग जो है ना वो डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेनस स्टेसिस अल्सर में हम किस तरह से जो है ना वो कंप्रेशन थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेनस स्टेसिस अल्सर बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है पुअर सर्कुलेशन की वजह से, किसी भी वेस्कुलर इनसफिशिएंसी की वजह से, लैक ऑफ कंट्रैक्शन की वजह से, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इनमें से किसी भी वजह से जो है ना ऐसा हो सकता है कि क्या हो हमारे जो लिम्स हैं या उनमें कोई भी एरिया है वहाँ पर क्या हो जाए, नेक्रोसिस शुरू हो जाए। ठीक है, और वहाँ एरियाज बनना शुरू हो जाए टिश्यू ब्रेकडाउन के, जिनको हम कहते हैं these are the venous stasis ulcer, area of the tissue breakdown और tissue necrosis, जो कि venous insufficiency की वजह से हो सकते हैं, lack of muscle contraction की वजह से हो सकते हैं, किसी भी mechanical obstruction की वजह से हो सकते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि क्या हो सकते हैं पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो venous stasis ulcer के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं क्या, कंप्रेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। आज तो कोई भी पेन नहीं चल रहा। ठीक है, venous stasis ulcer के लिए भी हम जो है वो कंप्रेशन थेरेपी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, और इसमें हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वेनस स्टेसिस अल्सर में कंप्रेशन जो है ना वो सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कोई भी ऐसी इंटरवेंशन जो कि सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेनस स्टेसिस अल्सर में, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वेनस स्टेसिस अल्सर के केस में कंप्रेशन थेरेपी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है रेजिडुअल लिम्ब शेपिंग। अगर आपको पीछे से याद हो, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रेजिडुअल लिम्ब शेपिंग फॉर एम्पुटेशन, या जो है ना हम लोगों ने इसका एक इफेक्ट पढ़ा था कि ये लिमिट करती है शेप एंड साइज ऑफ टिश्यू को। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ टिश्यू को लिमिट करती है ना कंप्रेशन थेरेपी, जो कि हम लोगों ने कहा था। तो इसीलिए रेजिडुअल लिम्ब शेपिंग से क्या मुराद है कि आफ्टर एम्पुटेशन जब भी सर्जिकली किसी पार्ट को या लिम्ब को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसको एम्पुटेशन के लिए रेडी करना। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने प्रोस्थेसिस लगाने होते हैं, उसके लिए उसको रेडी करना, प्रोस्थेटिक फिटिंग के लिए रेडी करना। हम लोग उसकी शेप को लिमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन थेरेपी। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा भी होगा। इसके अंदर हम स्टैटिक जो है ना कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यूजुअली जब ये स्टैटिक या इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी दोनों हमारे पास यूज़ होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिवली वो कहते हैं कि इंटरमिटेंट
इंटरमीडिएट कंप्रेशन थेरेपी जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा कम करती है, ऑलमोस्ट 1/3 टाइम जो है ना वो इसमें लगता है। फिर कहते हैं कि अगर हम कंप्रेशन लगा रहे हैं तो हम लोग यूजुअली कंप्रेशन जो है ना वो इंटरमीडिएट कंप्रेशन इन कंजक्शन विद द इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेजेस यूज़ करता है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है ना वो हैं सोर्सेज है जो कि कंप्रेशन को यूज़ हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए वो कहते हैं कि इन कंजक्शन विद द इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेजेस हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि पोस्ट सर्जिकल एडिमा रिडक्शन में, अच्छा, अब रेजिडुअल लिम्फ शेपिंग के लिए ये इफेक्ट्स हम लोग को चाहिए होता है। पहली बात है कि पोस्ट सर्जिकल एडिमा रिडक्शन के लिए हम लोग को कंप्रेशन थेरेपी चाहिए होती है। दूसरा ये कि शॉर्ट टिश्यू के स्ट्रेचिंग को ये प्रिवेंट करके ना रेजिडुअल लिम्फ शेपिंग को हेल्प करता है प्रोस्थेटिक फिटिंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ द हाइपरट्रॉपिक स्कारिंग। हाइपरट्रॉपिक स्कारिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कंप्रेशन थेरेपी, ठीक है। हाइपरट्रॉपिक स्कार आप सबको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ द, इस तरह से कुछ स्कार बन जाता है रेज सा स्किन के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में बर्न्स की वजह से बन सकता है, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की वजह से बन सकता है, ठीक है। जब ये स्कार बनता है इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं, जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, ठीक है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम जो है हाइपरट्रॉपिक स्कारिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास डिफरेंट इंटरवेंशन होती हैं। हम लोग डिफरेंट तरह की सर्जरी के लिए इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो है ना कंप्रेशन भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट आता है इसके अंदर, ठीक है। कंप्रेशन किस तरह से हेल्प करता है, नंबर 1 वो एडिमा को रिड्यूस करता है, नंबर 2 वो कोलेजन ओरिएंटेशन में हेल्प करता है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखी है कि यहाँ पर हम इलास्टिक बैंडेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेजेस जो कि हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ कंप्रेशन यहाँ पर एक करी होती है। इसके अलावा हमारे पास कस्टम फिट गारमेंट्स यूज़ करते हैं, मतलब जो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस हाइपरट्रॉफिक स्कार को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, हम लोग 20 to 24 आवर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक लिम्ब पे जो है ना। उसके अलावा ना हम लोग ना ये जो ट्रीटमेंट है ये 12 मंथ्स तक अप्लाई करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है। और एक और बात आपने याद रखनी है, ट्रीटमेंट हम तब स्टार्ट करते हैं जब हमें पता होता है कि यहाँ पर जो भी एरिया है वो हील होने के करीब है और वहाँ पर न्यू एपिथेलियम बन चुके हैं, फिर ही हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका प्रेशर है ना वो हमारे पास 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर जो है ना ये कंप्रेशन बैंडेजेस अप्लाई करती है, इतना प्रेशर जो है ना वो हम दे रहे होता है पेशेंट में, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कंप्रेशन थेरेपी की कंप्लीट इंडिकेशंस पढ़ ली। अगेन रिवाइज करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सी इंडिकेशन में क्या रीजन है कंप्रेशन को यूज करने का। जैसे एडिमा को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेसेस में डीवीटी में किस तरह से सर्कुलेशन को इंप्रूव करके वेनस टेसिस अल्सर में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है सर्कुलेशन को इंप्रूव करने की, इसके अंदर आती है। रेजिडुअल लिम्फ शेपिंग की हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी, 2 बातें में क्या थी कि एडिमा रिडक्शन में हेल्प करता है, ये पैसिव स्ट्रेचिंग कराता है, ठीक है, उस सॉफ्ट टिश्यू के पैसिव स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है। और उसके बाद कंट्रोल ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग में हमने क्या पढ़ा कि कोलेजन ओरिएंटेशन में जो है ना वो ये क्या करता है, उसको जो है ना वो मैनेज करता है। और दूसरा इसके अंदर हम लोगों ने क्या इफेक्ट पड़ा कि जो है ना एडिमा को रिड्यूस करता है, ठीक है। यही जो है ना हम लोग को रीजन पता होना चाहिए व्हाई कंप्रेशन थेरेपी इज बीइंग यूज्ड इन विच क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछी जाती है, ठीक है।